एनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस। ठीक है, सो एक्सिस की मतलब क्या होता है, जो कि जैसे आपने पढ़े हैं ना, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, इस तरीके से पढ़े होंगे। तो अब हम बात करेंगे किस तरीके से हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि इंड्यूस करेगा आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, एंटीरियर हाइपोफाइसिस जिसको हम बोलते हैं, यानी कि पिट्यूटरी को ये इंड्यूस करेगा। पिट्यूटरी से निकलेगा दो हार्मोन, एक होता है एफएसएच, दूसरा होता है एलएच। ठीक है, अच्छा, ये जो दो हार्मोन होते हैं किस प्रकार के, ये गोनाड को, गोनाड बोलेंगे तो मतलब क्या होता है, देखिए गोनाड का मतलब होता है कि सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सेक्स ऑर्गन के नाम होता है गोनाड, एंड सेक्स सेल को हम गैमेट बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिए। गोनाड जो होता है मेल के लिए अलग होता है, दैट इज द टेस्टिस। ठीक है, एंड फीमेल के लिए अलग होता है, दैट इज द ओवरी। ठीक है, अच्छा ओवरी। तो यदि हम बात करेंगे टेस्टिस एंड ओवरी जो होता है, यहाँ पर हार्मोन भी सीक्रेट होता है, तो ये एंडोक्राइन की फंक्शंस भी करता है। उसके अलावा ये ओवम प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन, यानी कि ओवरी है तो ओवम प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहेगा, टेस्टिस है तो स्पर्म प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये हो गया आपका एक एक्सिस में सीक्रेट हो रहा है, एक से हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, दूसरे को इंड्यूस कर रहा है, दूसरे से हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, तीसरे को इंड्यूस कर रहा है। तो इसलिए ये एक ही लाइन में बिलोंग करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड गोनाडल एक्सिस। क्लियर हुआ बातें। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से फीमेल में ये कंट्रोल हो रहा है, किस तरीके से मेल में ये कंट्रोल हो रहा है। क्योंकि हमारे जो एम है, यानी कि स्पर्म प्रोडक्शंस, वो मेल के लिए स्पर्म होता है, फीमेल के लिए ओवम होता है, तो इसलिए हम अलग अलग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के आपको इंट्रोडक्शंस में ऐसे लिखना है कि हाइपोथैलेमस जो रहता है वो रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी से सीक्रेट होगा एफएसएच एंड एलएच। यहाँ तक तो दोनों में सिमिलर है, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों में सिमिलर होता है। देन इट कंट्रोल्स द गोनाड हार्मोन्स ऑफ द गोनाल as it present on axis, then it is called hypothalamus pituitary and gonadal axis। क्या आपको समझ में आया ना, ये चीज़ें हमने उसको एक्सिस क्यों बोलते हैं, जैसे एक्स एक्सिस होता है इस तरीके से एक्सिस में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किस प्रकार की मेल फीमेल में दोनों में होता है, फिर उसके बाद हम मेल फीमेल में अलग और मेल में। सो देखिए, हाइपोथैलेमस ये आपकी फोर ब्रेन की हिस्सा होता है, ये तो आपको पता है। ठीक है ना, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी किए हैं। हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होता है जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से जुड़े रहता है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, एक स्टॉक से। ठीक है ना, यहाँ पर एक स्टॉक रहता है जिससे वो जुड़े रहता है। पिट्यूटरी की भी फिर हमने एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी देखा था। ह्यूमन के केस में जो मिडिल पोर्शंस होता है उतना डेवलप नहीं है। जो जीएनआरएच होता है, ये कहाँ पे एक्शंस दिखाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में एक्शंस दिखाएगा। उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी जो रहेगा वो दो हार्मोन सीक्रेट करता है, एक होता है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा होता है एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अच्छा, यदि हम फीमेल की बात करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें समझने से पहले आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर थोड़ा सा आइडिया रहना जरूरी है, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ लोगे। क्योंकि अभी मैं बात करूँगी थेका सेल, ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है ना, ओवरी, तो थोड़ा दिक्कत होगा, तो फिर भी मैं बता देती हूँ। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की यदि हम बात करेंगे, फीमेल में आपको इस तरीके से यूट्रस दिखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, यूट्रस दिखने को मिल जाएगा, ये आपका फालोपियन ट्यूब होता है। इस तरीके से दो ओवरी पाया जाता है। ठीक है ना, जहाँ पर एग बनता है उसको हम ओवरी कहते हैं, और ये एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर होता है, ये ओवरी हो गया, दो ओवरी, और ये होता है फालोपियन ट्यूब, पियन ट्यूब, समझ रहे हो ना, ये बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है। ये आपका हो गया यूटेरस, यूट्रस हो गया। अच्छा, यूट्रस हो गया, ये हो गया क्या, सॉर्विक्स हो गया। ठीक है, ये सॉर्विक्स हो गया, और ये वाजाइना हो गया, एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसको हम वाजाइना बोलते हैं, ये सॉर्विक्स हो गया, जो कि कनेक्ट करता है एक्सटर्नल जेनिटलिया और यूट्रस के साथ। ठीक है, यूट्रस जिसको हम बोलते हैं क्या, बच्चादानी बोलते हैं। यानी कि यदि मान लीजिए कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो बच्चा कहाँ पर डेवलप होगा, यूट्रस में, गर्भाशय जिसको हम बोलते हैं, बच्चादानी भी हम बोलते हैं। ठीक है, और इसको अंडाशय बोलते हैं क्योंकि ओवम या एग वहीं पे बनता है। यहाँ पर जर्मिनल सेल्स आपको दिखने को मिलेगा। होता क्या है, फीमेल के केस में जो इमेच्योर ओवम होता है, ठीक है ना, इमेच्योर ओवम होता है, तो फीमेल पैदा होने से पहले ये चीज़, ओवम जो होता है ना, इमेच्योर फॉर्म में पाया जाता है उनकी ओवरी के अंदर। ठीक है, अच्छा, उनकी चारों तरफ आपको बहुत सारे सेल्स ऐसे दिखने को मिलेगा, इस प्रकार के बहुत सारे सेल्स होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। ठीक है,
ग्रान्युलोसा सेल्स। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, ऐसे बहुत तरीके के 1 2 3 4 इस तरीके से लेयर में वो पाया जाता है, क्योंकि ऐसे मान लीजिए कि वो उनकी सहेली जैसे होता है। ठीक है, ओवम रहेगा ना, वो इमेच्योर है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जिस तरीके से ऐसे हो सोचिए, उनकी आउटर लेयर में जो सेल्स पाया जाता है उसको हम बोलते हैं थेका सेल्स। क्या बोलते हैं हम उसको? थेका सेल्स बोलते हैं। क्लियर हुआ आपको? थेका सेल्स, थेका सेल्स। तो होता क्या है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, प्यूबर्टी टाइम पीरियड की मैं बात कर रही हूँ, यानी कि 13 साल के बाद, ठीक है, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होगा, तो उस टाइम पे क्या होता है, हर महीना एक ही ओवम जो होगा, नॉर्मली एक से ज़्यादा हो सकता है ना, कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर टाइम एक ही होता है। एक ओवम क्या करेगा, वही इमैच्योर ओवम जो होता है मैच्योर होता है। मैच्योर होने के बाद वो ओवम जो होगा वो ओवरी को छोड़ के फालोपियन ट्यूब को आ जाएगा। और यहाँ पे इस टाइम पे यदि वो जो फीमेल है उसके बॉडी के अंदर स्पर्म प्रेजेंट है, यानी कि वो उनमें कॉपुलेशन हुआ है, स्पर्म प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। हर महीना स्पर्म प्रेजेंट रहेगा ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा, 13 साल के बाद तो जब यदि स्पर्म प्रेजेंट है तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो बेबी प्रोडक्शन मतलब कि जाइगोट बनेगा। ठीक है ना, आगे चलकर फिटस, है ना, एम्ब्रियो फिटस बनेगा। यदि नहीं है, जो ओवम है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल और कुछ नहीं, यूट्रस की जो लेयर होता है, एंडोमेट्रियम लेयर होता है, वो टूट जाता है, ब्रेक होता है, जिसके दौरान वाजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होता है, यानी कि ब्लड रिमूव आउट होता है, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है ना, क्योंकि ओवम स्पर्म के साथ मीट नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशंस नहीं हुआ, उस जो स्पर्म जो ओवम था उसको निकालना है। और एंडोमेट्रियम लेयर जो रहता है, एंडोमेट्रियम लेयर फिर क्या होता है, देखिए, जो बच्चादानी, जो इसको हम यूट्रस बोलते हैं, उनमें 3 लेयर रहता है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये ऐसा बायोलॉजिकल मशीन होता है, देखिए, ऐसा हम हमारे पास सब कुछ नॉलेज है। हमारे पास नॉलेज है कि एक सेल के अंदर कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सब कुछ हमको पता है। लेकिन लैबोरेटरी के अंदर हम एक जिंदा सेल नहीं बना सकते, मतलब कि समझ लो ना, हम खुद ही एक सेल प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। उस सिर्फ और सिर्फ उसकी कैपेसिटी रहता है, ये बायोलॉजिकल मशीन होता है। ठीक है ना, आपने देखे होंगे, मान लीजिए मिसगैरेज हो जाता है कुछ कुछ फीमेल की, ठीक है ना, या तो ये गैस्टेशनल पीरियड होने से पहले प्री मैच्योर डिलीवरी हो गया, लोग ऐसे बोलते हैं ना, 8 महीने में पैदा हो गया, उसके बाद उसको लेके ऐसे आईसीयू, नियोनेटल आईसीयू जो होता है, लोग बोलते हैं शीशा के घर में उसके अंदर डाल दिया, तो वो शीशा के घर नहीं है, वो NICU होता है, उसके अंदर डालते हैं। वो कितनी कॉस्टली होता है, समझ रहे हो ना, उनका एक एक दिन की कॉस्ट मान लीजिए 5000 के आसपास होता है। तो मदर तो 9 मंथ 10 डे यानी कि 280 डे उसको वेयर करता है, हर दिन 5000। तो काउंट करके, मतलब कि कैलकुलेट करके बताइए तो कितना पैसा लगेगा। तो इतना अच्छी बायोलॉजिकल मशीन्स होता है। तो इसलिए उनकी जो लेयर है, ठीक है ना, उनकी जो लेयर, 3 लेयर होता है, मैं पहले बात कर लेंगे। सबसे आउटर लेयर को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, समझ रहे हो ना, पेरीमेट्रियम। एंड बीच में एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, स्मूथ मसल्स के एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाला लेयर को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम उसको बोलते हैं। ये एंडोमेट्रियम लेयर जो होता है, ये हर महीना टूटता है, फिर हर महीना बनता है। क्यों? क्योंकि वो स्मूथ मतलब ऐसा पड़ा रहेगा तो वो रिजिड बन जाएगा ना। और यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं बेड ऑफ द बेबी, ठीक है ना, तो जाइगोट फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, यहाँ पे इम्प्लांटेशन शुरू होगा, तो उसको धंसने में प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए ये स्मूथ रहता है। उस लेयर को स्मूथ बनाना, और यहीं पे ब्लड वेसल्स सारे के सारे चीज़ें सप्लाई रहता है। तो इसलिए यदि फर्टिलाइजेशन हुआ है तो एंडोमेट्रियम पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि उसको बच्चा को वियर करके रखना है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, यानी स्पर्म नहीं गया है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो सेडेड अप हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। समझ में है ना? अच्छा, तो बहुत सारे हार्मोन्स के रोल रहता है, हम बात करेंगे किस प्रकार के होता है। ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है। अच्छा, तो ओवरी था, है ना, ओवरी, सहेली, उसके सहेली ग्रानुलोसा सेल, उसके चारों तरफ और एक लेयर उन्होंने बना लिया, थेका सेल। ठीक है। अच्छा,
तो अब हम बात करेंगे, देखिए हम यहाँ तक समझ चुके हैं कि आपकी गोनाड हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ, उन्होंने एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी से आपका एफएसएच एंड एलएच सीक्रेट हो गया, अभी हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो एफएसएच होता है, ठीक है ना, एफएसएच क्या करेगा, यहाँ पे हमने जैसे बात किया, यहाँ पर इस तरीके से ये इनएक्टिव सेल मतलब कि ओवम जो ऐसे पड़ा रहता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल्स हम क्या बोल रहे हैं, उसके नाम क्या होता है, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल्स। हमने बताया ना यहाँ पर फॉलिकुलर सेल्स होता है, ठीक है ना, ग्रैनुलोसा सेल्स फॉलिकुलर सेल्स होता है, ये उसको स्टिमुलेट करेगा कि तुम ग्रोथ करो, ठीक है ना, जहाँ पे उसने अपने आपकी ग्रोथ जहाँ पे सी जो के पड़ा था, ऐसे पड़ा था, तो आप वहाँ पे उसमें ग्रोथ स्टार्ट करो, ठीक है, एफएसएच। और एलएच जो होता है, ठीक है ना, एलएच जो होता है वो क्या करेगा, यहाँ पर जो थेक्का सेल्स होता है, एलएच ना ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, याद रखिए एलएच पूरा का पूरा फॉलिकल को ग्रो करवाने के लिए एफएसएच की रोल रहता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, थेक्का सेल्स को स्टिमुलेट करता है। थेक्का सेल जिस वजह से यहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि जो एफएसएच एंड एलएच होता है ना, ये प्रोटीनियस हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ सिग्नलिंग कास्केट कंटिन्यू करेंगे जिस वजह से थेक्का सेल से मतलब ये एस्ट्राडोइन ऐसे, देखिए तो होता क्या है फीमेल के केस में, जो हमने देखा कि जो थेक्का सेल्स था, सबसे आउटर लेयर में थेक्का सेल्स था, ये तो ओवम है, इस तरीके से ग्रैनुलोसा लेयर प्रेजेंट था, ठीक है ना। अच्छा, जो थेक्का सेल्स था, थेक्का सेल्स के ऊपर कौन एक्शंस दिखाएगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एक्शंस दिखाएगा, दिखाने के बाद ये क्या बनाएगा, एंड्रोस्टेरोडायन, ठीक है ना, एंड्रोस्टेरोडायन बनाएगा। ये जो एंड्रोस्टेरोडायन होता है, देन दिस ग्रैनुलोसा सेल्स एंड्रोस्टेरोडायन एक बार बनने के बाद, ठीक है ना, एंड्रोस्टेरोडायन, ठीक है, ये बनने के बाद ग्रैनुलोसा सेल्स क्या करेगा, उसको इस्ट्रोजन में मतलब इस्ट्राडल या इस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, जब इस्ट्रोजन बनना स्टार्ट होगा, फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है डेवलप हो जाएगा। मान लीजिए एक इस तरीके से है ना, बच्ची है, मान लीजिए बच्ची है, वो 13 साल की हो गया, ठीक है ना, 13 साल की हो गया, लगभग 12 से 13 साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। अब मतलब कि जब तक प्यूबर्टल पीरियड नहीं हुआ है तब तक जीएनआरएच इस तरीके से सिक्रेशन नहीं होता है। जब 13 साल की हो जाएगी तो उसके बाद जीएनआरएच स्टिमुलेट होगा। उसके बाद क्या होगा, उनकी जो ठीक है, तो ये जो फीमेल है, जो बेबी गर्ल था, अब जब 13 साल की हो चुकी है, तो उसके बाद क्या होगा, उनकी अंदर उनकी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है वो सारे के सारे डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर क्या आ जाएगा, ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ठीक है ना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद यदि हम बात करेंगे जो हीप्स होता है, ठीक है ना, जो फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा हीप के अंदर, चिक के अंदर, ठीक है। एंड ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। किस वजह से हो रहा है, एस्ट्रोजन की वजह से। कैसे हुआ ना, जीएनआरएच की इन्फ्लुएंस में एफएसएच एलएच रिलीज हुआ, एलएच आके थेका सेल्स के ऊपर एक्शंस दिखाएगा, थेका सेल्स में एंड्रोस्टेरोडाइन बना, एंड्रोस्टेरोडाइन बनने के बाद ग्रैनुलोसा सेल्स क्या करेगा, ये एंड्रोस्टेरोडाइन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करेगा। जब एक बार एस्ट्रोजन बन जाएगा, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रमोट करेगा, ठीक है। अच्छा, वो एंडोमेट्रियम लेयर को मतलब कि वो उनका ग्रोथ भी करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। जब वही एस्ट्रोजन उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो जाके पिट्यूटरी को क्योंकि हाइपोथैलेमस पढ़ाने के टाइम पे ये सब मैंने बताई थी कि यहाँ पे इनहिबिट करने के लिए कोई हार्मोन्स नहीं होता है, खुद ही एस्ट्रोजन क्या करेगा, पिट्यूटरी के ऊपर चला जाएगा, और पिट्यूटरी के पास एस्ट्रोजन को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर होता है, वो जाके वहीं पे बाइंड हो जाएगा। उसके बाद पिट्यूटरी और एलएच नहीं बनाएगा, समझ में ना, ये वही खुद का नेगेटिव फीडबैक वो खुद ही कर लेता है, ठीक है। अच्छा, तो यदि बात करेंगे उसके बाद क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, जीएनआरएच एफएसएच एलएच एलएच थेका सेल के ऊपर एक्शंस दिखाएगा, एंड्रोस्टेरोजन जी, उसके बाद एस्ट्रोजन बन गया। फिर हम बात करेंगे प्रोजेस्टेरोन कैसे बनेगा। तो एक बार ये मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 20 डे मान के चलते हैं, और 14 डे उनके मिड होता है। मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में क्या होगा, ये जो लेयर आप देख रहे हो उसको तोड़ के मतलब कि ये आ जाएंगे, ठीक है, तोड़ दे सारे बंधन तो, ठीक है ना, ये वहाँ पे आ जाएंगे। कहाँ आएंगे, पिक्चर में मैंने आपको बताई थी कि
ओवरी था, ये फालोपियन ट्यूब था, ठीक है ना, ये आपका यूट्रस था, इस प्रकार की। तो अभी इस सारे बंधन तोड़ के फालोपियन ट्यूब को आ जाएगा, कौन आ जाएगा, ओवम, ठीक है ना। अच्छा, सेकेंडरी oocytes हम जिसको कहते हैं, ओवम बाद में होगा स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होने के बाद, मतलब कि टेक्निकल नाम तो हम ओवम बोलते हैं, आ जाएगा। ओवम तो आ गया, लेकिन ये जो सारे चीज़ें होते हैं, जो ग्रैनुलोसा सेल्स था, थेक्का सेल्स था, वो अभी जो उसको हम ग्राफियन फॉलिकल, मतलब कि वो मैच्योर होके ग्राफियन फॉलिकल को कन्वर्ट हो चुका है। ग्राफियन फॉलिकल्स जो था, है ना, ग्राफियन फॉलिकल, ये अभी क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटेम को कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटेम। कॉर्पस ल्यूटेम जो होता है कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, समझ में आए ना, कॉर्पस ल्यूटेम कॉन्स्टेंटली प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करेगा। प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत क्या होता है, देखिए ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंसेस में यहाँ पे एंडोमेट्रियम लेयर बन गया था। एंडोमेट्रियम लेयर मेंटेन रहना जरूरी है, क्यों, क्योंकि यदि फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे तो इम्प्लांटेशन होगा ना यूट्रस में, थोड़ी ना फालोपियन ट्यूब में होगा, फालोपियन ट्यूब में होगा तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगा, प्रेगनेंसी को एब्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, बच्चा दानी में तो बच्चा रहना है। तो इसलिए एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन की बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। अच्छा, तो यदि हम बात करेंगे प्रोजेस्टेरॉन इसको मेंटेन करता है, ठीक है, जो इनिशियल डेज में तो यहाँ पे ओवम, मतलब कि 14th डे में क्या होगा, ओवुलेशन हो गया, ओवम फालोपियन ट्यूब को आ गया, एक दिन 24 आवर ये क्या करता है, एक्टिव रहता है फालोपियन ट्यूब में, यानी कि 14-15th डे के आसपास यहाँ पे अवेलेबल रहता है एक्टिव फॉर्म में ओवम। यदि उस पर्टिकुलर टाइम पे स्पर्म गया तो फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। यदि स्पर्म मान लीजिए नहीं गया, स्पर्म नहीं गया, क्या होगा, देखिए, तो ओवम यहाँ पर तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ऐसे सेकेंडरी oocytes ऐसे पड़े रहेगा, तो बॉडी क्या करेगा, कोशिश करेगा कि एंडोमेट्रियम लेयर को तोड़ने के लिए। तो इसलिए क्या होता है, ये जो कॉर्पस ल्यूटेम था, ये धीरे 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 टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक होके कॉर्पस अल्बिकांस को कन्वर्ट हो जाएगा, किसको, कॉर्पस अल्बिकांस। एंड यदि कॉर्पस ल्यूटेम नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन कौन सिक्रेट करेगा, यानी कि और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट नहीं होगा। यदि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम लेयर टूट जाएगा। वही तो एंडोमेट्रियम लेयर के टूटना और वही वाजाइना के थ्रू जो बाहर आता है उसको ही तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, समझ में ना। अच्छा, और कुछ नहीं होता, क्योंकि एंडोमेट्रियम लेयर यहाँ पे बच्चा मतलब इम्प्लांटेशन होना है, तो इसलिए बहुत सारे ब्लड सप्लाई वहीं पे रहता है। जब एंडोमेट्रियम लेयर टूटता है, म्यूकस, ब्लड, ये सारी चीज़ें, ठीक है, एंड इरोडेड पार्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम वही सारे आ जाते हैं बाहर। क्लियर हुआ आपको उनकी एक्सेस के बारे में, हमने जैसे बात किया, तो फीमेल के अंदर कुछ इस प्रकार की चीज़ें चलता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे मेल के अंदर कैसे चल रहा है, ठीक है, मेल के अंदर किस प्रकार मेल के अंदर यदि हम बात करेंगे किस प्रकार की चीज़ें चल रहा है, उससे पहले आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में भी थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, हेड ऑफ द एब्डोमेन प्रेजेंट रहता है, यानी कि स्क्रोटल सैक के अंदर, समझ रहे हो ना। अच्छा, स्क्रोटम के अंदर यदि हम बात करेंगे टेस्टिस प्रेजेंट होता है। टेस्टिस की यदि हम टीएस नहीं लेंगे, हम ट्रांसवर्स सेक्शंस लेंगे, आपको इस तरीके से लोब्स देखने को मिलेगा, जैसे ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज की जो कवर निकालने के बाद आपको इस तरीके से दिखने को मिलता है, इस तरीके से लोब होता है। हर एक लोब के अंदर आपको इस तरीके से 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस, ठीक है। अच्छा, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हो गया, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हो गया, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर आपका सर्टोली सेल्स था, सर्टोली सेल्स, एंड एक जॉर्मिनल सेल्स भी हम कर लेते हैं। जॉर्मिनल सेल्स जो रहेगा वो स्पर्म प्रोडक्शंस करेगा, जॉर्मिनल सेल, समझ रहे हो ना। अच्छा, ये सर्टोली सेल हो गया। 2 सेमिनिफेरस, क्योंकि 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स रहेंगे एक लोब के अंदर, ऑरेंज की एक, मतलब कि ऐसे बोलते हैं ना, एक एक उसका होता है, तो उसके अंदर 2 सर्टोली सेल के बीच की एरिया, ई वाला एरिया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, या उनकी नाम होता है लेडिक सेल। क्या समझ में आया ना नाम, ठीक है। इतना ही आपको उनके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना जरूरी है। तो उसके बाद क्या होता है ना, जर्मिनल सेल से आपका स्पर्म बनेगा, सर्टिलिस सेल उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, यानी कि खाना पीना, ठीक है, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो उसके बाद उनका ग्रोथ होगा, ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, फिर रेटिटेस्टिस, ऐसे ऐसे होते हुए बाहर आ जाएंगे, इस प्रकार की चलता है, ठीक है ना। जिसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने अच्छे से कवर किया है उसको जरूर देख लेना। इतना अभी के लिए इतना आपको समझना है, ठीक है।
अच्छा, क्योंकि हमको सर्टोली सेल, लेडिक सेल, उसके नाम लेना है तब कोई चीज़ें समझ में आए ना, जरूरी है, ठीक है। सो होता क्या है, देखिए मेल के केस में वही चीज़ है, ठीक है। ये आपका हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से आपका जीएनआरएच निकलेगा, यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि एंटेरियर पिट्यूटरी के अंदर एक्शंस दिखाएगा, और वहाँ से निकलता है एफएसएच एंड एलएच, दो हार्मोन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एलएच होता है उनका और एक नाम होता है मेल के लिए, ICSH, मतलब कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि लेडिक सेल्स की जो दूसरा नाम था वही इंटरस्टिशियल सेल्स था ना। तो ऐसा हार्मोन, जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन अब जब पिट्यूटरी से बनेगा, वो आके किसके ऊपर फंक्शंस दिखाएगा, लेडिक सेल्स के ऊपर फंक्शंस दिखाएगा, ठीक है। मतलब कि लेडिक सेल्स के अंदर वो रिसेप्टर है जो कि रिसीव कर पाएगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को, ठीक है ना। अच्छा, जब ल्यूटेनाइज करेगा वो अभी कौन सी, टेस्टोस्टेरोन बनाना स्टार्ट करेगा। अभी कौन टेस्टोस्टेरोन बना रही है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये कब स्टार्ट हो रहा है, ये आपकी स्टार्ट हो रहा है प्यूबर्टी में, ठीक है ना, प्यूबर्टी टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन जब एक बार बन जाएगा, कुछ टेस्टोस्टेरोन क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बात की थी कि ये होता है आपका इंटरस्टिशियल सेल, कुछ टेस्टोस्टेरोन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर एंट्री करेंगे, और कुछ टेस्टोस्टेरोन क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लड वेसल्स तो रहता है ना, ब्लड वेसल्स के पूरा का पूरा बॉडी को घूमता रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पूरे बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होता है, जैसे कि मुंह छाना, है ना, मस्कुलर ग्रोथ होना चेस्ट की, शोल्डर की, ठीक है ना। मेल में जो मस्कुलर ग्रोथ की पैटर्न होता है अलग होता है, फीमेल में अलग होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये होता है। और वॉइस जो होता है ना, आपने देखे होंगे 8-9 क्लास में जो मेल होते हैं, मतलब कि बॉयज़ होते हैं, मतलब कि एक दिन अचानक उनकी ये ब्लड के थ्रू पूरा का पूरा बॉडी में सर्कुलेट होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करेगा। उसके बाद देखिए कुछ टेस्टोस्टेरोन किसके अंदर एंट्री हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर एंट्री हुआ। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर जब टेस्टोस्टेरोन एंट्री होगा, टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा नटी है, बोले ओह यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, फिर मुझे बाहर जाना है। तो लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो होता है वही ज़्यादा मायना करता है कि स्पर्म बनाने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस उसके बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए टेस्टोस्टेरोन को पकड़ के रखने के लिए सॉटोली सेल्स, ठीक है ना, सॉटोली सेल से एक बनता है जिसको हम बोलते हैं ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये एक रिसेप्टर जैसे चीज़ों को सीक्रेट करता है, जो कि जो टेस्टोस्टेरोन आया है उसको पकड़ के रखने के लिए, वो बोलेगा आपने एक बार आया है तो आपको हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, तो ये कैसे बनेगा, है ना, सॉटोली सेल्स, एफएसएच, है ना, एफएसएच की इन्फ्लुएंसेस में सॉटोली सेल्स में क्या बनता है, ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या बात समझ में है ना। तो ABP, LH की इन्फ्लुएंसेस में क्या हुआ, LH की इन्फ्लुएंसेस में लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन बनाया, और टेस्टोस्टेरोन एंट्री हो गया सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर। अब जो टेस्टोस्टेरोन एंट्री हुआ है वो वहाँ पे रहना नहीं चाहता है, उसको बाइंड करके यानी कि पकड़ के रखने के लिए कौन आएगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को कौन सिक्रेट करता है ना, सर्टोली सेल सिक्रेट करता है। सर्टोली सेल जो है उनके ऊपर एक्शंस दिखाएगा आपका एफएसएच, क्लियर हुआ। एफएसएच एक्शन दिखाएगा, ये सर्टोली सेल बना रही है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करेंगे आपकी सर्टोली सेल्स हो गया, ठीक है, ABP बनाएगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, एक इनिविन होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर सारे चीज़ें मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक मतलब कि एंड्रोजन बड बनता रहेगा, ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। तो बहुत ज़्यादा जब हो जाएगा, यहाँ पे इनिविन होता है, वही इनिविन जाके पिट्यूटरी को बोलेगा तुम और FSH मत बनाओ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यदि हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि बॉडी में ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन है तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो ज़्यादा मिलने से हो जाएगा। तो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बच जाएगा, वो चला जाएगा पिट्यूटरी के पास, ठीक है। उन उन उनमें पिट्यूटरी के अंदर उनकी रिसेप्टर होता है, बोलेगा और LH मत बना, ठीक है। और एक उनके चला जाएगा कहाँ पर, हाइपोथैलेमस की GnRH मत बनाओ, ठीक है ना। उनके रिसेप्टर ऐसे होता है, ये खुद ही इनहिबिट करता है कि और मत सीक्रेट करो, ठीक है, समझ में ना। इसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, जब कोई हार्मोन खुद ही जाके उनकी जो है ना अपर एक्सिस होता है उसको स्विच ऑफ कर लेता है, उसको नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। देखिए हाइपोथैलेमस में GnRH रिलीज होगा, चला जाएगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी से रिलीज होगा FSH एंड LH। LH लेडिक सेल के ऊपर एक्शंस दिखाएगा, टेस्टोस्टेरोन, कुछ टेस्टोस्टेरोन आपका सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर एंट्री होंगे, उसको बाइंड करने के लिए ABP की रिक्वायरमेंट होता है। ABP कैसे बनेगा ना, FSH एक्शन दिखाएंगे सर्टोली सेल्स के अंदर,
सर्टोली सेल एबीपी बनाएगा एंड इनिबिन बनेगा। जब ज़्यादा एबीपी बन जाए तो इनिबिन उसको इनिबिट कर लेगा, इनिबिन जाके पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देगा। ठीक है, ये हो गया। जब मान लीजिए ज़्यादा क्या हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया बॉडी में, तो ये जाके पिट्यूटरी को इनिबिट करेगा, ये जाके आपका हाइपोथैलेमस को भी इनिबिट करेगा। क्या बात समझ में आया आपको? ठीक है, यही होता है। तो ये मेल के अंदर ये उनकी एक्सिस चलता रहता है। ये हो गया पूरा का पूरा आपका एक्सिस, जो कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड गोनाडल एक्सिस, जिसके अंदर हमने ये चीज़ देखा कि किस प्रकार के हार्मोन सीक्रेट हो रही हैं, तो वही सीक्रेट होने वाले हार्मोन कैसे जाके खुद को इनहिबिट कर रही हैं। आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ